मैं डॉक्टर शशि देपाल। आज हम बात करेंगे यूरोपीय शक्तियों का आगमन भाग 2। इससे पूर्व हम भाग 1 पढ़ चुके हैं और उसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियों का भारत में व्यापारिक गतिविधियों हेतु आना प्रारंभ हुआ, भारत की उस समय की किस प्रकार की स्थिति थी, राजनीतिक दशा कैसी थी और साथ ही साथ में यूरोप में पुनर्जागरण धर्म सुधार के परिणाम स्वरूप विभिन्न शक्तियाँ अन्य देशों की ओर प्रवृत्त होने लगी। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत विदेशी व्यापार का एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बन गया जिससे हर विदेशी राष्ट्र व्यापार कर उस पर अपना आधिपत्य जमाने को आतुर था। भारत औद्योगिक माल के उत्पादन में एक अग्रणी राष्ट्र था, जहां उच्च कोटि के सूती और रेशमी कपड़े, मसाले, नील, शक्कर, औषधियाँ, बहुरत्न आदि किसी भी राष्ट्र को ललायत करने के लिए काफ़ी थे। मध्य युग में विभिन्न मार्गों से यूरोप का भारत के साथ में व्यापार होता था, लेकिन जब ये मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके हम पूर्व में बात कर चुके हैं, तो नए नए मार्गों की खोज की आवश्यकता महसूस हुई और ऐसी परिस्थिति में वास्को ड गामा, सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा 1498 में भारत के जल मार्ग की उसके द्वारा खोज की गई और इसके साथ में पुर्तगाली शक्तियों का भारत में प्रवेश हुआ। पूर्व के अध्याय में हम पुर्तगालियों और डचों के बारे में, डच जो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, वे किस तरीके से भारत में आए और किस प्रकार से उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को स्थापित किया, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम दूसरी दो शक्तियों की बात करेंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगालियों और डचों को व्यापारिक लाभ मिलता हुआ देखकर अंग्रेज भी भारतीय व्यापार की ओर जो है वो प्रवृत्त हुए। अंग्रेज भारत की ओर आने लगे। 1580 में ड्रैक ने पृथ्वी की परिक्रमा की और कुछ समय पश्चात 1588 में अंग्रेज़ों ने स्पेन के एक जंगी जहाज़ों के बेड़े अर्मीडा पर विजय प्राप्त की। इन घटनाओं से अंग्रेज़ों के अंदर इंग्लैंड वासियों में साहस और वीरता की भावना जो है वो भर गई और इसके पश्चात कुछ इस प्रकार की गतिविधियां संपन्न हुई और इसके पश्चात जो है इन सभी से प्रेरित होकर 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से एक आज्ञा पत्र प्रदान किया। इस आज्ञा पत्र के अनुसार जो 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, इसके अनुसार पूर्व के देशों के साथ में पूर्व और भारत से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और व्यापार प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में अंग्रेजी व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र प्रदान किया गया। भारत आने के पश्चात अंग्रेज़ों ने न केवल व्यापार में बल्कि धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बनाने का शुरू की और राजनीतिक हस्तक्षेप भी वे करने लगे। 1608 में कैप्टन हॉकिंस, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने आज्ञा पत्र लेकर मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1615 में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और वो 3 वर्ष तक रहा, लेकिन पुर्तगालियों का इस समय वर्चस्व अधिक होने के कारण उसे सफलता नहीं मिल सकी और अंत में शाहज़ादा खुर्रम की यहाँ पर हम बात करेंगे। शाहज़ादा खुर्रम आगे चलकर मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के नाम से जाने जाते हैं। शाहज़ादा खुर्रम से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में वह सफल रहा और अब अंग्रेज़ों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा आदि स्थानों पर अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। 1640 के लगभग अंग्रेज़ों ने मद्रास में एक सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना की, जिसे हम सेंट जॉर्ज दुर्ग के नाम से जानते हैं। और 1600 यहाँ पर हम एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे। 1668 में उन्हें कंपनी को मुंबई प्राप्त हुआ और ये मुंबई अंग्रेज़ों को पुर्तगाली राजकुमारी जो ब्रंगाजा की कैथरीन थी, उसके साथ में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और उसे दहेज के रूप में पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई प्रदान किया गया और इस प्रकार बम्बई पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसके पश्चात 1686 में बंगाल में
कलकत्ता में अपनी व्यापारिक कंपनियों के अंग्रेज़ों ने स्थापना की और भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियों की के साथ में अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बहुत अधिक सफलता प्राप्त की और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे यहाँ पर अपना वर्चस्व और व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया। भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक दुर्बलता है उसके कारण यूरोपीय जातियों ने यहाँ पर आकर अनुभव किया कि भारत के शासक और एक दूसरे को बचाने के लिए उन्हें केवल अपनी ही शक्ति पर निर्भर करना होगा। इस कारण इन यूरोपीय जातियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी प्रारंभ हुई। प्रारंभिक दो शक्तियाँ डच और पुर्तगाली जब अंग्रेज और उसके पश्चात फ्रांसीसी आ गए तो धीरे धीरे ये भारत से बाहर निकल गए और भारत में दो ही शक्तियाँ शेष रह गई, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखशिह से मुफ्त व्यापार का फरमान प्राप्त किया और अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति को भारत में बहुत अधिक मजबूत बना दिया। इसी के साथ 1664 में भारत में जो यूरोपीय शक्ति उसमें अंतिम शक्ति फ्रांसीसियों का प्रवेश हुआ। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय में उससे अनुमति प्राप्त करके उसके मंत्री और प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ जो कॉलबर्ट है उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो एक सरकारी कंपनी थी जिस पर व्यापारियों का नियंत्रण नहीं था। अब तक जो हम कंपनियां पढ़ रहे हैं उसमें व्यापारिक गतिविधियां या व्यापारिक कंपनियां थी और ये एक सरकारी कंपनी थी। और फ्रांस का भारत में आने और व्यापार हेतु आने का जो मेन मकसद था, मुख्य मकसद था, वो था अधिक से अधिक पूंजी एकत्र करना और बहुत अधिक। लेकिन यहाँ पर आने के पश्चात वो यहाँ की जब राजनीतिक स्थितियाँ उन्हें अपने अनुकूल लगी तो यहाँ की राजनीति में या भी इन्वॉल्व होने लगे और धीरे धीरे राजनीतिक षड्यंत्र में भी फ्रांसीसी सक्रिय होने लगे। 1668 में जनरल फ्रांसिस कारण के निर्देशन में सूरत में पहला जो इनका फ्रांसीसियों का फैक्ट्री थी वो स्थापित हुई। 1669 में गोलकुंडा के नवाब से अनुमति लेकर फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया और 1672 में जो है फ्रांसिस कारण जो है वापस फ्रांस लौट गया और उसके पश्चात क्राक्वी मार्टिन जो है वो भारत आया, जिसने पौंडीचेरी में 1674 में पौंडीचेरी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। 1690-92 में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और इस प्रकार से फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। उसके पश्चात फ्रांसीसियों की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसियों की शक्ति को बढ़ाने में जिसका बहुत प्रमुख भूमिका, अहम भूमिका रही वो था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो बहुत महत्वाकांक्षी था। और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था और इसी के परिणामस्वरूप अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसे हम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जानते हैं। इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या जिसे हम कर्नाटक युद्धों के रूप में भी जानते हैं, ये कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में 1744 से लेकर 1763 के बीच में हुए और अंत में इन युद्धों में अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। यहाँ पर एक मैप के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि यूरोपीय कंपनियों के कौन कौन से व्यापारिक केंद्र हैं। जब हम इस मैप को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इनके पुर्तगालियों के, डचों के, अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसियों के जो व्यापारिक केंद्र थे वो प्राय समुद्री तट पर थे। तटीय प्रदेश में इनके केंद्र होने के पीछे जो कारण था कि जितनी भी यूरोपीय शक्तियाँ जो इस समय भारत आई थी उनका जो मार्ग था वो व्यापारिक मार्ग था, जल मार्गों से होते जो जलीय मार्ग था और इस जल मार्ग से अपने जहाज़ों के मार्फत ये भारत आना और यहाँ से माल लाना ले जाना कर रहे थे। तो ऐसे में इन्होंने अपने व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र जो है वो तटीय क्षेत्रों में ही बनाए। यहाँ पर पुर्तगालियों के, डचों के, अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसियों के सभी जो केंद्र हैं वो इसके अंदर दर्शाए गए हैं और इस प्रकार से भारत में विभिन्न यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ।
इन यूरोपीय शक्तियों के आगमन के पीछे, जैसा कि हमने पूर्व में बात की, भारत की आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक विरासत जो है उसने यूरोपियों को आकर्षित किया। भारत के जो माल था, जिसके हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, यहाँ के मसाले, यहाँ के अन्य उत्पादन जो है वो विशेष रूप से यूरोपवासियों को अपने व्यापार के लिए प्रेरित कर रहे थे। और जब भारत की जलीय मार्ग की खोज कर दी गई, उसके पश्चात इनको सुगमता, आने जाने में सुगमता प्राप्त हुई, तो इससे और अधिक जो है संभव हो सका। साथ ही साथ में औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी यूरोपवासियों की, और धीरे धीरे आगे चलकर हम प्रारंभ में बात करते हैं पुनर्जागरण की, उसके पश्चात धर्म सुधार की, और उसके पश्चात यूरोप में वाणिज्यवाद आया। इस वाणिज्यवाद की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक सोना और चांदी, और भारत जो सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, वहाँ से अधिक अतुल मात्रा में धन संपदा प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न यूरोपीय शक्तियों का आगमन भारत में हुआ। और इस प्रकार से विभिन्न यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आई, जिनमें सर्वोच्च स्थिति अंत में, या जो विजय है वो अंत में अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई, और भारत में एक लंबे समय के लिए ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना हो गई।